Hello everyone, I welcome you all to the first video in Anthropology for UPSC's lecture series। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 से पेपर 1 में, और 1.1, 1.2 और 1.3 ये तीनों टॉपिक हम लोग पूरा पेपर 1 कंप्लीट होने के बाद करेंगे, क्योंकि इसमें एक ओवरव्यू की ज़रूरत है। और 1.4 में जो ए टॉपिक है, उस ए को हम लोग 1.5 यानी प्राइमेट्स को कवर करने के बाद करेंगे। तो अभी हम लोग आज शुरू कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें प्री डार्विनियन, डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन थ्योरी पढ़ना है हम लोग को। यूपीएससी ने स्पेसिफिकली सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हैं, क्वेश्चन उन्हीं से डायरेक्ट आते हैं, इसलिए इस वर्ड का भी इम्पोर्टेंस है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपसे 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग जो नोट्स यूज़ कर रहे हैं वो अपाला मिश्रा मैम के नोट्स हैं। ये उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना, या सॉफ्ट कॉपी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आई डोंट थिंक कि इससे कॉम्प्रिहेंसिव कोई नोट्स आपको मिलेंगे। हालांकि कई और टॉपर्स के भी नोट्स हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का डेफिनेशन देंगे हम लोग। उसमें क्या है, डार्विन ने एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। डार्विन ने एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को, और उन्होंने कहा है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट मतलब होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिक फ्लो होना। ठीक है, मतलब आप अपने माता पिता के जीन से बने हैं और आपके माता पिता जो है अपने माता पिता के जीन से बने, तो इस तरह से डिसेंट उसी को कहते हैं। और मॉडिफिकेशन जब वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब कि हर एक बार जब जीन ट्रांसफ़र होगा तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, और क्या और इसका डेफिनेशन का एक और पार्ट है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी भी है ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी वर्ड आप पहली बार अगर सुन रहे हैं, तो अगर सिंपली वे में बात करें तो जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी पॉपुलेशन में किसी जीन के एक ख़ास अलील का, मतलब जीन जैसे अब कोई भी जीन हो सकता है। जैसे 6 फिंगर्स के लिए जो जेनेटिक एनामोली होती है, वो कितने परसेंट है किसी पॉपुलेशन में, 1% है, 0.5% है, 2% है, तो इसको जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितना परसेंट जीन, किसी खास तरह का जीन एक पॉपुलेशन में मौजूद है। ठीक है, तो चेंज उस जीन फ्रीक्वेंसी में जब चेंज होता है तो कहते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है उस पॉपुलेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रीमाइसेस। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन इन नेचर आर एवर चेंजिंग। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डार्विन मानते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो चेंज हो रहा है, और सही भी है ये, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। आज से 1 लाख साल पहले कुछ था इन्वायरमेंट, आज कुछ है। आपने इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ा होगा ग्लेशिएशन, इसको आइस एज कहते हैं। ठीक है, आइस एज जब चल रहा था तो पूरा दुनिया में बर्फ़ ही बर्फ़ था। सेकेंड है ऑर्गेनिज्म हैव इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ चेंज इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट विच इज़ नोन एज एडेप्टेबिलिटी और एडेप्टेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म के में एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। इनहेरेंट कैरेक्टर मतलब उसके अंदर से वो गुण आता है, उसको सीखना नहीं पड़ता है, कि वो चेंज करता है अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, खुद को चेंज करता है। और उसके जो इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं एडेप्टेबिलिटी या एडेप्टेशन। आगे आपको एडेप्टेशन पे पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डार्विन कहते थे कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन करना चाहता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, सच एडेप्टिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म लीड टू ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब जब एडेप्टेशन होगा, और एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म में होगा, मतलब एक जनरेशन में नहीं, मे बी 100,000 और या उससे भी ज़्यादा जनरेशन तक होगा चेंजेस, तो स्मॉल चेंजेस ही एक्यूमुलेट होकर के आपको बन जाएगा न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो यही एडेप्टिव चेंज की वजह से न्यू स्पीसीज डेवलप होते हैं। हालांकि यहाँ पे डार्विन का जो थ्योरी है उसमें उन्होंने स्मॉल चेंजेस के एक्यूमुलेशन की बात नहीं की है, उन्होंने फोकस किया है नेचुरल सिलेक्शन पर। उनका कहना था कि चेंज बहुत सारा होते रहता है अपने आप, और जो नेचर है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सबसे फिटेस्ट है सर्वाइवल के लिए, और वो आगे बढ़ जाता है। अभी आगे हम लोग ये सब कुछ देखेंगे, अभी के लिए आप यहाँ पे इतना ही समझिए। नेक्स्ट है, सिंस चेंजेस आर ड्यू टू एडेप्टेशन न्यू स्पीसीज आर ऑलवेज बेटर अडेप्टेड। कॉमन सेंस की बात है। अब चूँकि अडेप्ट होकर नया चेंज आया है, न्यू इन्वायरमेंट के प्रति वो ज़्यादा बेटर अडेप्टेड रहेगा,
और मोर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा अपने एंसेस्टर से, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिफ्थ, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये भी इजी बात है। देखिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस उसको आपको इंटरेस्टिंग वे में समझना होगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑफ कोर्स अभी जब हमने पीछे बोल दिया कि एक्यूमुलेशन होता है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो टाइम तो लगेगा ही। फिर है ऑल द प्रेजेंट डे स्पीसीज हैड ए कॉमन एंसेस्टर एट सम और द अदर टाइम ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन साहब का ये भी कहना था कि ये हम लोग का हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी से भी कंपेयर करें, जैसे ह्यूमन को आप कंपेयर करना चाहते हैं सपोज मंकी से या एप से, चलिए एप से नहीं, आप घड़ियाल से कर लीजिए कंपेयर, तो भी अगर आप ट्रेस बैक करेंगे ना, ऐसे पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, तो दोनों का कहीं पे आकर एक पॉइंट पे दोनों सेपरेट हुआ है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सिंगल सेल थ्योरी जो था कि एक सेल समुद्र में जन्म लिया, किसी तरह उसमें लाइफ आ गया और फिर उसी से सारा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, ठीक है, ये वाला थ्योरी को डार्विन सपोर्ट करते थे। तो ये छः पॉइंट हमने देख लिए प्रीमाइसेस में, आपको आंसर में इसी तरह से लिख के आना है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए पी नाथ बुक, जो कि अब मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था सोर्सेज की जब बात की थी, तो उसमें ये सारे मेथड्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप पी नाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं हमने एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। चलिए समझते हैं। पहला स्टडी करने का तरीका है पैलियोंटोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ करना नहीं होता, करना बहुत कुछ होता है। फ्रैगमेंटरी फॉसिलाइज्ड बोन्स जो होते हैं, मतलब हम लोग को जो फॉसिल्स मिलते हैं उनका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एक तरह से। मतलब एक फॉसिल को जब दूसरे फॉसिल से कंपेयर किया जाता है तो फिर पता चलता है कि वो इवोल्यूशन के लाइन में उससे आगे खड़ा है या उससे पीछे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई इससे कंपेयर कर रहे हैं आप अभी के, तो वो पता चलेगा आगे खड़ा है या पीछे खड़ा है या उसी के साथ वाले टाइम का है। तो इस तरह से कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मेथड, जिसको फंडामेंटल सिमिलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स को जब आप स्टडी कीजिएगा किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन और फंडामेंटल सिमिलैरिटी इन बायोमोलिक्यूल्स को, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। सपोज अभी हम लोग एप्स को ही ले लेते हैं, एप्स और ह्यूमन, इनका आप देखिएगा बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सपोज इनके हम थाइस की बात करते हैं, थाइस की, तो दोनों के थाइस क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ठीक है, मस्कुलर होते हैं। हर एक एनिमल का थाई मस्कुलर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोज स्कुरल का थाई उतना भी मजबूत नहीं है जितना उसका बॉडी है। हम लोग का अपने बॉडी का सबसे थिकेस्ट एरिया हम लोग को थाई फील होता है। तो इस तरह से मतलब प्रोटीन वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी देखिएगा अगर, तो आपको समझ में आएगा कि दो ऑर्गेनिज्म एक ही जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अगर है, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बॉडी में या अदर मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बॉडी में सिमिलर वे में है, तो वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में क्लोजली रिलेटेड रहा होगा। थर्ड पॉइंट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जो होता है, जैसे आपने देखा होगा एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज क्या होता है। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ठीक है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, सबका अलग अलग नाम होता है बायोलॉजी में, पर हम लोग यहाँ पे नाम नहीं देख रहे हैं। फिर 8 सेल्स, ऐसे करके फिर एक बेबी बनता है, फिर उसमें हार्ट बनता है, फिर उसमें आई बनता है, फिर उसमें नोज़ बनता है, ऐसे करके डेवलप होता है। फिर फाइनली वो बेबी बनता है कंप्लीट और वह जन्म लेता है। तो ये जो स्टेजेस है ये काफ़ी मैचिंग है और एस्टोनिशिंगली बहुत ज़्यादा मैच करते हैं अलग अलग स्पीसीज़ में भी। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जैसे आप एप का ले लीजिए या बंदर का ले लीजिए, वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो है वो काफ़ी मैच करते हैं हम। तो ये दिखाता है कि अपने एंसेस्टर से हम लोग काफ़ी रिलेटेड है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ इवॉल्व्ड ग्रुप शो द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ इट्स एंसेस्टर्स, ठीक है। जहाँ से हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग का एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यहाँ पे जिस स्पीसीज़ का जैसा होगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, वही कहना चाह रहा है।
टैक्सोनॉमी का यहाँ पे एग्जांपल है कि एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे जब हम लोग ये डिवाइड करते, जैसे इस तरह से डिवीज़न करते कि कौन किसके जैसा है, कौन किसका फैमिली है, सुपर फैमिली है, ठीक है। तो इस तरह से जो अब इन दोनों को कहेंगे कि ये इससे तो भाई ये दोनों आपस में ज़्यादा रिलेटेड है इसके मुकाबले। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी हम लोग उससे भी एविडेंस लेते हैं, और वो बेस्ड होता है सिमिलैरिटी पे। जो जितना सिमिलर होगा उसको सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा जाएगा। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है, रिलेटेड फॉसिल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सेम ज्योग्राफिकल रीजन। ये एक थ्योरी है आपका, और इसका कहना है कि जो रिलेटेड फॉसिल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब अभी जो आप ह्यूमन के एंसेस्टर का अगर देखिएगा तो जहाँ ह्यूमन है अभी वहीं आपको जनरली फॉसिल मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अंटार्कटिका में आपको जाके किसी ह्यूमन का फॉसिल मिलने वाला है। मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली मिलने की संभावना कम है। और वो भी है, और बहुत सारी और भी बातें, जैसे दो अगर सिमिलर रीजन में, सपोज़ हम लोग के यहाँ एक बेलन वैली है, बेलन वैली में अगर दो स्कल मिलते हैं एक ही स्ट्रेटिग्राफिक लेयर में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ही टाइम पीरियड के होंगे या वो एक ही स्पीसीज़ के होंगे, अगर उनका मैच कर जाए स्ट्रक्चर तो, ठीक है। तो और कोई बहुत दूर मिला है तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोजेनेटिक एविडेंस। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोसोम जी बैंड सिमिलैरिटी बताया गया, ऐसे करके बहुत सारा सिमिलैरिटी है हम लोग हमारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन में, ठीक है। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन में आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप अभी वेट कीजिए, जब हम लोग जेनेटिक्स करेंगे तो न्यूक्लियोसोम जी बैंड आएगा वहाँ पे। अभी के लिए बस ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिक एविडेंस, सिमिलैरिटी इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। जब हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो भी सिमिलर वे में वर्क करता है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे आप एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम लोग एल्बुमिन प्रोटीन का बात करें, ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी और गोरिल्ला में 95% जो है इम्यून सिस्टम मैच करता है इस खास प्रोटीन को अगर बात करें तो, और ह्यूमन बीइंग और ओरेंगुटैन में 85% मैच करता है। तो यहाँ से क्या इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हैं इन दोनों डेटा से कि भाई ह्यूमन बीइंग इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजी एंड गोरिल्ला रादर देन ओरेंगुटैन। तो इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं एक दूसरे से रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरीज। थ्योरीज तो आपको सिलेबस में भी दिया हुआ था, प्री डार्विनियन, डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन। प्री डार्विनियन में लमार्किज्म है, और भी थ्योरीज है प्री डार्विनियन के, लेकिन हमें सिर्फ लमार्किज्म पढ़ना है। यूपीएससी ने काफ़ी इजी कर दिया है हमारे लिए, तो हम लोग डार्विनिज्म करें, लमार्किज्म करेंगे, फिर डार्विनिज्म करेंगे। और पोस्ट डार्विनिज्म में आपको सिंथेटिक थ्योरी भी आता है, नियो डार्विनिज्म भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कुछ नहीं है, इस डायग्राम से ही आप समझिएगा कि क्या मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। जो डार्विन भाई साहब थे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था इस पॉइंट पे, नेचुरल सिलेक्शन पे, और उन्होंने कहा था कि ये सब चीज़ भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसका है। उन्होंने म्यूटेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हालांकि कहा ज़रूर कि म्यूटेशन होता है, लेकिन उन्होंने उसको स्पोर्ट वेरिएशन बोल दिया कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। और ये सब पॉइंट्स तो उन्होंने रखे हैं। तो इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन, माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब कुछ आपको आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग फ्रीक आउट मत हो जाइएगा कि क्या क्या दे दिया है। ये सब एक्ट करता है जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन पर, ठीक है। इन सब से जीन पूल में या तो पॉजिटिव चेंज आता है या तो निगेटिव चेंज आता है, कि परसेंटेज उसका या तो बढ़ेगा या तो घट जाएगा। तो इन सब वजह से चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी होता है, और इसी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को तो हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऊपर डेफिनेशन में बताए हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि जो इंट्रो में कहा गया है उसी से लाकर कंक्लूजन में ख़त्म किया गया है। तो ऐसा अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख के आइएगा तो 10 में से आपको 7 या 8 मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लमार्किज्म को। तब तक के लिए धन्यवाद।